नमस्ते दोस्तों, साहित्य की संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की शुरुआत से अध्ययन करेंगे जो हमारा काम आएगा बीपीएससी में, यूपी सुपर टेट और जो अभी पेट एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 के, उसमें आपके जो हिंदी भाषा आती है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य को पढ़ने जाएं या हिंदी को ही हम पढ़ने जाएं तो सर्वप्रथम क्या आता है मन में? सबसे आता है पहले कि भाषा क्या होती है। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को परस्पर किसी से आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं उसको अगर कोई दूसरा आगे वाला समझ ले और वो क्या कह रहा है वो हम समझ लें किसी माध्यम से, तो वो भाषा कहलाती है। भाषा या तो सांकेतिक भी होती है, लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। इसके भाग 3 हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक भी कह सकते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी ने ऐसे हाथ से ही बोल दिया हो कि अरे जाओ, तो वो सांकेतिक भाषा है। मौखिक आप जानते ही हैं कि जो हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को जो हम बोल के किसी से व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा है। और अगर हम अपनी भावनाओं को लिख के व्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा है। पहले अब तो व्हाट्सएप वगैरह का दौर आ गया है, लेकिन पहले प्रेम पत्र लिखे जाते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो लिखित भाषा थी जो अपनी भावना को हम लिख कर किसी को व्यक्त करते थे। चलिए हम अब मौखिक भाषा पे चलते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि जिसे स्वनिम भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको ये आ जाता है कि स्वनिम किसे कहते हैं, तो वो ध्वनि को ही कहा जाता है जो सबसे छोटी इकाई होती है उसकी। जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमने बोला बोला बोला, ये मैंने कोई वर्ड नहीं बोले, ना ही मैंने वर्ड नहीं बोले हैं मैंने, और ना ही कोई शब्द बोले हैं। कहा मैंने, लेकिन ये जो है वो ध्वनि है और ये संकेत करता है हाँ का। तो आप समझ सकते हैं कि मौखिक इकाई में सबसे उसकी छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। वो चाहे आप किसी माध्यम से बोल रहे हों। अब उसकी दूसरा भाग है जो लिखित भाषा है। उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ड कहलाती है। वर्ड आप अ से लेके ज्ञ तक ये सब वर्ड ही है। जैसे कि अगर वर्ड को देख लिया जाए तो हम कह सकते अ, आ, ई, समझ गए? तो ये वर्ड कहलाते हैं और ये वर्ड स्थायी रूप होते हैं। जो हमारी भाषा है वो लिखित भाषा वो स्थायी होती है। अगर हमने किसी चीज़ को लिख दिया तो वो परंपरागत वो चलती जाएगी। अब मौखिक है तो अस्थायी होती है। ये बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि अस्थायी भाषा की अस्थायी कौन सी भाग है, तो वो मौखिक आप बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमने मौखिक भाषा में किसी को कहा तो उसका क्या प्रूफ है? कोई सामने वाला उसको बदल भी तो सकता है। अगर हमने किसी स्टोरी को मौखिक रूप से ही अगर उसको आगे तक प्रसारित किया तो बीच वाले व्यक्ति तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। वो कोई स्थायी तो नहीं है। आपने लिखित किया तो आपने जो लिखा वो परमानेंट हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। तो समझ रहे हैं ना? अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले पे, सांकेतिक। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सांकेतिक का मतलब संकेत के द्वारा।
विचारों को अगर हम किसी संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा में आती है। जैसे कि हम मान लें कि किसी व्यक्ति को अगर हमें ना करना होता है तो हम सिर हिला देते हैं, तो वो ना में हो जाता है। अगर हमें हाँ करना होता है तो हम उसको भी सिर हिलाते हैं, लेकिन उसका पैटर्न अलग अलग है। तो ये जो है वो सांकेतिक भाषा में आते हैं। आपने हाथ से किसी को ना बोल दिया, आपने हाथ से किसी को जाने को कह दिया, तो ये सब भाषाएं सांकेतिक हैं। इसके द्वारा भी हम अपने विचारों को दूसरे को समझा पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है और भाषा की सबसे छोटी एवं पूर्ण इकाई वाक्य है। आप समझेंगे कि सार्थक इकाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी हम बोलते हैं कोई भी शब्द, तो वो सार्थक मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए, वो निरर्थक नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कहा कर, तो कर मीन्स हाथ भी होता है और कर मीन्स करना भी होता है, लेकिन वही रक बोल दिया मैंने, तो ये सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो इसीलिए शब्द मतलब एकदम, चाहे छोटा सा हो, वो दो वर्डों का हो या उससे अधिक का हो, लेकिन वो सार्थक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई शब्द है। मैं जा, तो ये तो पूर्ण वाक्य नहीं हुआ ना। मैं जा, क्या मैं जा, ये इसका कोई मीनिंग तो निकलता नहीं है। तो इसको अगर मैंने ऐसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो ये पूर्ण हो गया, इससे पता चल जा रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है। लेकिन बस मैंने कहा कि मैं जा, तो ये पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए ये वाक्य नहीं होगा और ये आपका पूर्णता में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। हिंदी को लिखने की क्रिया लिपि कहलाती है। हिंदी को ही नहीं, किसी भी चीज़ को लिखने की क्रिया लिपि कहलाती है। उसके लिखने का ढंग किसी भी भाषा का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो लिखने का अगर ढंग है तो वो लिपि कहलाती है। ठीक है, अपनी हिंदी किस लिपि में है? अपनी हिंदी देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी आगे जो हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें यह जानेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से उद्भव है इसका। तो ये सब चीज़ें हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं कि हमारी हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये भी है कि वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखे समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मैंने ये क्यों कहा कि निश्चित क्रम, क्योंकि अगर मैं वर्णमाला की शुरुआत करूं तो अ से लेके अह तक जाती हूं और फिर क से लेके ज्ञ तक जाते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा तो नहीं कहते ना कि पहले अह आ जाए फिर उसके बाद अ आए, या री आए पहले, उसके बाद जाके कहीं ए आए, उसके बाद जाके ई आए। तो ऐसे हम तो इधर उधर वर्डों को नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए उसका एक निश्चित क्रम होता है कि पहले अ ही आएगा, फिर उसके बाद आ आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, और क आएगा, फिर उसके बाद ख है। कभी हमने ये तो नहीं कहा ना कि पहले ज आ गया, फिर क आया, फिर अंग आया, फिर उसके बाद म आया। ऐसे नहीं करते ना, हम भी तो उसका निश्चित क्रम ही तो लेते हैं कि क से लेके ज्ञ तक जाते, क ह ग ह अंग, ऐसे करके। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी आपने समझ लिया ना। ठीक है, वर्ड हम उन्हीं को कहते हैं जो क है, अ है, ये सब चीज़ें वर्ड हैं। जैसे अ से लेके अह तक वर्ड है और क से लेके ज्ञ तक, श्र तक, ये सब भी वर्ड ही आते हैं। वर्ड में दो प्रकार आते हैं आपके, एक स्वर आता है, दूसरा व्यंजन आता है। स्वर जैसे कि हम
अ से लेके अ तक बोलते हैं वो स्वर हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। उनको बोलते समय किसी का सहारा नहीं लिया जाता, वो स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं। जैसे अ, आ, ये हमारे स्वर हैं। वही व्यंजन है वो परतंत्र हैं। व्यंजन को बोलते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे हमने कहा कि क, तो क में आप देखेंगे तो क है अब प्लस आधा क है प्लस अ है, ठीक है, तब जाके मिलके क बना है। और म बोल दिया हमने, उसमें भी आधा म है फिर अ है। तो ये जो है व्यंजन वो बिना किसी स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। वो कहीं कहीं यूज होते हैं आधे व्यंजन के तौर पे, लेकिन वो भी मतलब उनके साथ कोई शब्द बनता है तब यूज आते हैं और उसमें वो बोले जा पाते हैं। लेकिन आप बिना स्वरों की सहायता से बिना आप उसको व्यंजन को बोल के देखिए, बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये परतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे के मुद्दे में समझेंगे कि अब आगे चलते हैं, देखते हैं देवनागरी लिपि में कितने वर्ड होते हैं। हमारी देवनागरी लिपि में 52, जिसे 52 कहते हैं, 52 वर्डों को स्वीकार किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये जो ल है इसको जोड़ा गया है, किंतु अभी ये एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। इसको दिल्ली के संस्था ने इसको जोड़ दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो ये एग्ज़ाम में अभी नहीं पूछा जा रहा है। आगे चल के अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ल आएगा तो हमारी जो देवनागरी लिपि के वर्ड हैं वो 53 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 52 में हम क्या क्या देखते हैं। पहले देखते हैं 11 स्वर होते हैं। जैसे का अ से लेके हम कहाँ तक गिनते हैं, अ तक। आपका अंग और अह वह स्वरों में नहीं आते, ना ही वो व्यंजन में आते हैं, वो बीच की कड़ी आते हैं, अयोगवाह जिसे कहते हैं। तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल में हम स्वरों में किसे गिनते हैं। स्वरों में बोलते हैं 11 स्वर होते हैं हमारे अ तक। फिर मूल व्यंजन जिसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं वो 33 होते हैं। उच्छिप्त आपके 2 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं। संयुक्ताक्षर मतलब होता है जो संयुक्त करके जो अक्षर बनाए जाते हैं। संयुक्त मतलब जोड़ना, अगर जोड़ के कोई अक्षर बनाया जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे हमारा छ है, त्र है, त्र जैसे तो आधा तो और मिल के बना है। हमारा छ जो है वो आधा क और षटकोण वाला श से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस तरीके से वह संयुक्ताक्षर व्यंजन है, व्यंजन है। ठीक है, और उसके बाद स्पर्श व्यंजन आपके वही जो मैंने आपको बोला, जो मूल व्यंजन है उसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद से मूल व्यंजन को 33 गिना जाता है। तो ये सब पूरा मिला के आपको देख सकते हैं कि जो संयुक्ताक्षर तक है वो वहाँ तक आपको 52 वर्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही रखूँगी। आगे अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। और आगे आपको इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगी जो आपको हिंदी पढ़ने में बहुत ही सरल बना देंगे। आपको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि कब आपने हिंदी सीख लिया। ठीक है दोस्तों।